हेलो बच्चों, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नीट के PYQs, जिसमें है कि सिंपलेस्ट वे गारंटीड। क्वेश्चन नंबर 11 से 22 की वीडियो है। इससे पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 की हमने वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो जो हमारी क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक की है। इससे आने वाली वीडियो हमारी क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक की होगी। तो आप इसीलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब ये नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ अब साफ दिखाई देगा। क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। देखो, अगर कोई भी दो वेक्टर है हमारे पास a प्लस बी का, अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर a माइनस बी करना होता है तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब अगर ये दोनों सम और डिफरेंस आपस में बराबर हैं तो डेफिनेटली ये जो टर्म है प्लस और माइनस, जो एक जगह प्लस हो रही है और एक जगह माइनस हो रही है, ये टर्म हमारी जीरो होनी चाहिए। और ये जीरो कब होगी? जब 2ab cos थीटा जीरो होगा। अगर 2ab cos थीटा जीरो है तो डेफिनेटली हमारी 2ab की टर्म तो जीरो नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही वेक्टर नॉन जीरो हैं, तब हमारा cos थीटा जीरो होगा। और अगर cos थीटा जीरो है तो इसका मतलब है कि थीटा हमारा कितना होगा? थीटा होगा 90 डिग्री। तो दोनों ही वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर होंगे, तभी उनका सम और डिफरेंस, एक का जो सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो सेम हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो देख लो, अगर हम इसमें अपना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो करते हैं तो अगर ये दो मैंने पैरेललोग्राम बना दिए, दो वेक्टर के ये पैरेललोग्राम बना, तो हमारा सम ये आ जाएगा और डिफरेंस ये आ जाएगा। तो किसी भी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, इसलिए सम और डिफरेंस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r cos ओमेगा टी एक्स एंड sin ओमेगा टी वाई, sorry, cos omega tx and sin omega ty, where omega is a constant which of the following is true। देख लेते हैं सबसे पहले। अब ये जो वेक्टर है हमारा, ध्यान से देखो, इसमें जो आई एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है उसका वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये जो इक्वेशन है हमारी एक सर्कल की इक्वेशन होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पर सर्कल की इस क्वेश्चन में पहले देखते ही मुझे पता चल जाता है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन डायरेक्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आता है कि सर्कल की इक्वेशन है तो कैसे सोल्व करना है, ध्यान से देखो। आर की वैल्यू हमें गिवन है कोस ओमेगा टी इंटू आई प्लस साइन ओमेगा टी इंटू जे। देखो यहाँ पे क्या है कि एक्स कैप और वाई कैप दिया हुआ है, मैंने उसकी जगह आई और जे लिख लिए हैं, जो कि थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो ध्यान से देखना बच्चों, स्क्वायर रूट आएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या होता है ध्यान से देखो, ये ना एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर यहाँ पे मैंने कर दिया। और यहाँ देखो, अगर ओमेगा टी की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे जैसे टी की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये जो वैल्यू है कोस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो स्क्वायर रूट 1 यानी कि 1। अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे आपका ओमेगा टी चेंज होगा वैसे वैसे एंगल चेंज होगा, यानी कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें आर का एंगल चेंज होता चला जाएगा, लेकिन आर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो टाइम के साथ एंगल चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा पोजीशन वेक्टर का। तो डेफिनेटली एक सर्कल की इक्वेशन है। जैसे ही मुझे पता चला एक सर्कल की इक्वेशन है तो मैं यहाँ से देखूंगा, फर्स्ट ऑप्शन है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, सही है, एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सर्कल में क्या होता है, सेंटर ओरिजिन है,
तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा। और तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी रहती है, और एक्सेलरेशन हमेशा ओरिजिन की तरफ रहता है। इस तरह से मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो वीडियो रोक के पढ़ सकते हो, मैंने आपको इसका लॉजिक समझा दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन हमें कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 to the power minus 8 joule by the end of second revolution after beginning the motion? देख लेते हैं भाई, हमारे पास जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि दी हुई है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। यहाँ पर मास है हमारे पास 10 ग्राम, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 1000 kg हो जाएगा, इंटू वी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, अभी नहीं पता है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो उसके बाद जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे 8 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, जो कि आ जाती है 8 दूनी 16, 16/100 मीटर पर सेकंड, ये सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये हमारा वी स्क्वायर की वैल्यू है। तो अभी इसको यूनिट को रहने देते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे आ जाएगी यूनिट। नेक्स्ट हमारा है, अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, टोटल जो इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है वो टोटल डिस्टेंस है इसका 2 इंटू 2 पाई आर, ये हमारे पास आ गया एस। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल टेंजेंशियल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर 16/100 मैंने फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, इसको देख लेते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ, सर्कुलर पाथ को, आपको समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो इक्वेशन देखो, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है हमें कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो उस कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंशियल वेलोसिटी वगैरह के लिए ये थर्ड इक्वेशन यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पर इसको मैं यूज़ करूँगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 16/100 पहले से मैंने फाइंड की हुई है। यू स्क्वायर की वैल्यू 0 है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। 2 इंटू ए एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मुझे फाइंड करना है, और एस की वैल्यू मैं यहाँ पर फाइंड कर चुका हूँ 4 पाई आर, 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 6.4/100, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन ए वुड बी इक्वल्स टू 16 टाइम्स 100, बल्कि 100 को 100 से कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100 यहाँ आएगा नहीं, क्या आएगा 16 इंटू 7/22, पाई की वैल्यू रख देते हैं 7/22, और नीचे 2 इंटू 4 इंटू 6.4, इस तरह से वैल्यू मेरे पास आएगी। कैलकुलेट करूँगा तो लगभग 0.09 समथिंग आती है, विच इज़ वेरी इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से मेरा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय दिस। देखो सेम इक्वेशन आ गई, तो जहाँ पर भी साइन के अंदर सेम एंगल हो, कोस के अंदर सेम एंगल हो, और दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो समझ जाना सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, वेयर आर इज इन मीटर्स एंड टी इज इन सेकेंड्स, I and J denote unit vectors along x and y direction respectively. Which one of the following statement is wrong? Wrong statement पूछी है, तो देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया है
सर्कुलर पाथ दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिया है। तो ध्यान से देख लेते हैं, सबको चेक करेंगे बारी करके, बारी बारी। तो हमारे पास आर जो वेक्टर है, आर वेक्टर हमारे पास है 4 sin 2 पाई टी इंटू आई प्लस 4 cos 2 पाई टी इंटू जे। अब अगर मैं आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड करूँ, तो आर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस 4 स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 पाई टी। ये अब 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 4 स्क्वायर कॉमन लेके बाहर 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कोस स्क्वायर 2 पाई टी। ये मेरा ब्रैकेट के अंदर है। फिर ध्यान से देखेंगे, ये जो वैल्यू है 1 हो जाती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो मेरे पास आ जाता है 4 स्क्वायर रूट 1 यानी कि 4। यानी कि जो आर का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 4 रहने वाला है। तो अब जैसे मैंने बताया था, एंगल चेंज होता रहेगा लेकिन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, जब पोजीशन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड से एक एंगल से घूमेगा ओरिजिन के अबाउट, तो एक सर्कल क्रिएट करेगा, सर्कुलर पाथ क्रिएट करेगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई जो है कांस्टेंट है। आगे चलते हैं। तो जो पहला हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर इज लॉन्ग माइनस आर। अब जैसे मैंने बताया था, अगर सर्कुलर पाथ है तो पोजीशन वेक्टर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो एक्सेलरेशन हमेशा माइनस आर के लॉन्ग रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर हम देखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी सर्कल में मूव करता है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है हमेशा सेंटर की तरफ होता है और उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि हमारा रेडियल एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पर भी रेडियल एक्सेलरेशन ही है, तो ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट को चेक कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़ 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैग्नीट्यूड को चेक कर लेते हैं। उसके लिए ये जो अभी मैंने आपको करके दिखाया है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेक करना है। आर की वैल्यू मेरे पास गिवन है 4 इंटू 2 पाई साइन 2 पाई, सॉरी 4 इंटू साइन 2 पाई टी इंटू आई प्लस 4 इंटू कोस 2 पाई टी इंटू आई। अब मैं यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करता हूँ, तो डी आर बाई डी टी फाइंड करता हूँ। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो 4 तो मेरा कांस्टेंट है, ऐसे ही आएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस, और क्योंकि 2 पाई एक कांस्टेंट है जो टी में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो आ जाएगा 8 पाई, 2 पाई इंटू 4 8 पाई, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस इंटू 2 पाई टी इंटू आई, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर इसी तरह 8 पाई, सॉरी माइनस में आएगा, क्योंकि जो कोस है, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। 8 पाई साइन 2 पाई टी इंटू आई, 2 पाई इंटू जे। अब मैं इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ, जो क्या जाएगा स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 8 पाई स्क्वायर इंटू कोस 2 पाई कोस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस 8 पाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई टी। अगेन यहाँ पर देखें, जो हमारा 8 पाई है स्क्वायर है, 8 पाई स्क्वायर कॉमन होगा और ब्रैकेट के बाहर आने पर बन जाएगा 8 पाई, और ब्रैकेट के अंदर आ जाता है कोस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी, जो कि हमारी वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 ना होकर के 8 पाई आता है। तो
तो यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे 8 आएगा, तो इस तरह से हमारा इसमें केवल एक ही ऑप्शन गलत है और वो 4 है, यानी कि 4 ही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव with a constant velocities v1 and v2 at the initial moment. Their position vector are r1 and r2 respectively. The condition for particles a and b for their collision. देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे आसानी से फंस जाते हैं। तो लेट अस से यहाँ पर हमारे पास दो पार्टिकल हैं और ये इनका पोजीशन वेक्टर है। एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है लेट अस से r1 और वेलोसिटी वेक्टर है लेट अस से v1। इस तरीके से दूसरा हमारा वेक्टर है पोजीशन वेक्टर r2 दूसरे पार्टिकल का बना देते हैं यहाँ पर, और वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ बना देते हैं लेट अस से ये बन जाता है v2। अब जो इनके मिलाने वाला वेक्टर है यहाँ से इस तरफ की तरफ वेक्टर बनाएंगे, तो ये जो वेक्टर है ध्यान से समझना, मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना। डायरेक्शन ये r1 से r2 की तरफ मैंने लिया है, और इस वेक्टर ये जो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन मैंने से r1 से r2 की तरफ लिया है, ये वेक्टर है r2 माइनस r1। अब अगर मुझे v2 पर देख, v2 से मैं v1 की वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँ, तो वेलोसिटी ऑफ v2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो आएगी v1 माइनस v2। अब इन चीज़ों को ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैं v2 को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज़ कर लूँ तो v1 की वेलोसिटी होनी चाहिए इस वेक्टर के अलोंग, इसके r2 माइनस r1 के अलोंग वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अगर मैंने v1 को v2 को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज़ कर लिया है, तो जो अगर रिलेटिव वेलोसिटी इस वेक्टर के अलोंग है तो क्या होगा कि जो v1 है, जो पहला ऑब्जेक्ट है या v1 वाला पार्टिकल है, वो जाके v2 को हिट कर जाएगा, टकरा जाएगा। केवल एक ही कंडीशन है जिसमें वो टकराएगा। अगर v2 से मैं देखूं और v2 से देखने पर v1 मुझे v2 की तरफ जाता दिखाई दे, तो इसका मतलब v1 v2 से टकराने वाला है। मतलब ये जो वेक्टर है v1 एंड v2, v1 माइनस v2, ये वेक्टर r2 माइनस r1 के अलोंग होना चाहिए। यानी कि v2 से अगर देख रहे हैं वेलोसिटी v1 की, तो आएगी v1 माइनस v2, वेलोसिटी ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू 2 v1 माइनस v2 आएगी। ये वेलोसिटी इस वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए, यानी कि v2 से अगर देखें तो v1 v2 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। तो यानी कि v1 माइनस v2 वेक्टर r2 माइनस r1 के अलोंग हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम करना है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन होता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डायरेक्शन लेना चाहता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो v1 माइनस v2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस v2, ये तो आ गया है डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और इसी तरह अगर मैं इनके जो रिलेटिव पोजीशन है इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहूँ, इसका डायरेक्शन लेना चाहूँ, तो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस r1 आ गया है। अगर ये दोनों डायरेक्शन सेम हैं तभी ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करेंगे, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। ध्यान से देखना, यहाँ पर v1 माइनस v2 मैंने लिया है, यहाँ पे v2 माइनस v1 है। अगर मैं इसको -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, सेम लॉजिक लगेगा। केवल एक ही ऑप्शन है जो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये 15 क्वेश्चंस भी हो जाता है। आ जाते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। A ship A is moving westward with a speed of 10 km per hour and a ship B is 100 km south of A is moving northward with a speed of 10 km per hour. दोनों की स्पीड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। The time after which the distance between them become shortest, कितने टाइम के बाद उनका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा, ये हमें बताना है। देखो भाई, सबसे पहले तो इनकी पोजीशन को हम अपने इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा जो है डायरेक्शन है। तो मान लो हमारा जो शिप है, शिप ए, वो यहाँ पर है बीच में,
और किधर जा रहा है, वेस्टवर्ड, किधर जा रहा है, वेस्टवर्ड जा रहा है। तो वेस्टवर्ड जाने के लिए थोड़ा सा हमें डिफरेंस बनाना पड़ेगा, यहाँ बनानी पड़ेगी पोजीशन। फिर रिलेटिव वेलोसिटी का इधर ये बना देते हैं, बीच में बना देते हैं थोड़ा सा, और ये, तो मान लो यहाँ पर हमारा शिप ए है और जो किधर जा रहा है, जो हमारा जा रहा है वेस्टवर्ड, किस स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब ये हमारा नॉर्थ है, दूसरा शिप है हमारे पास जो कि है बी, 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए में, यानी बी साउथ की तरफ है ए से, और कितना है, 100 किलोमीटर के आसपास है, और किधर जा रहा है, विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थवर्ड। तो ये शिप ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से, सेम स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, स्पीड इधर लिख देते हैं इसकी, क्योंकि इधर हमारा वेक्टर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। हमें पता लगाना है कितने टाइम के बाद इनका डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो सबसे पहले तो हम रिलेटिव स्पीड ऑफ बी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, जो कि आएगी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो मैंने ये निकाली है रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि अगर ए से मैं देखूं तो बी मुझे किधर जाता दिखाई देगा, तो उसको मैं निकाल लेता हूं। वेक्टर बी मेरा ये है, वेक्टर ए इधर की तरफ है, ये वेक्टर वी ए है, तो मुझे इसमें ऐड करना है माइनस वी ए को मैं ऐड कर लेता हूँ वेक्टर बी में, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अगर दोनों की वैल्यू 10 है तो ये 10 स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकेंड आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम से। और क्योंकि दोनों साइड यहाँ पर इक्वल हैं ट्राइंगल की, और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। यानी अगर ए से मैं देखूँगा तो मुझे जो ये बी हमारा शिप है वो इधर जाता दिखाई देगा, और किस स्पीड से, 10 स्क्वायर रूट 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जाता दिखाई देगा। तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ ये। तो ये मुझे इधर जाता दिखाई दे रहा है, और किस स्पीड से जाता दिखाई दे रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है 10 स्क्वायर रूट 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुझे जाता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कब इनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस होगा, अब ए से अगर इसको देख रहा है, मान लो कोई आदमी है जो ए पर ये शिप पर खड़ा है और शिप को देख रहा है, तो कब ये शिप इसके पास होगा, जैसे मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये ही इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा, जो किसी ए शिप पर खड़े हुए बंदे को दिखाई देगा कि इस टाइम पर जो बी शिप है इसके सबसे पास होगा। अब ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस, हालांकि डिस्टेंस फाइंड नहीं करनी, मुझे टाइम फाइंड करना है कि यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। अब ध्यान से देखना भाई बच्चों, ये हमारे पास है 100 किलोमीटर, यहाँ पर ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये एंगल भी होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल, अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। अगर ये 45 है और ये 45 है, दोनों साइड हमारी इक्वल हो जाएंगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारी एक साइड आ जाएगी 100 अपॉन स्क्वायर रूट 2, और दूसरी साइड भी आ जाएगी ये वाली साइड 100 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो अब यहाँ पर देखो 100 अपॉन स्क्वायर रूट 2 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया है, यानी कि 100 अपॉन स्क्वायर रूट 2 किलोमीटर कवर करना है शिप बी को, लेकिन किस स्पीड से, 10 स्क्वायर रूट 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करना है। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस हमारा आया है 100 अपॉन स्क्वायर रूट 2 किलोमीटर, और किस स्पीड से कवर करना है, स्पीड हमारी ये 10 स्क्वायर रूट 2। ये सब देखो, ये भी रिलेटिव डिस्टेंस है और ये भी रिलेटिव स्पीड है, तो टाइम हम आसानी से निकाल लेते हैं। टाइम आ जाएगा 100 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100 अपॉन स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर रूट 2। फाइंड करें, 10 से 10 जीरो निकल जाएगी, और 10/2 यानी कि 5 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। 16 क्वेश्चन क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड and angle theta with a horizontal. Another projectile fired from another planet with velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth.
द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज़। अब उस प्लेनेट पर हमें ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपनी फिगर बना लेते हैं भाई। मान लो ये हमारी ट्रेजेक्टरी अर्थ पर है, किस स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया, एंगल थीटा है, और ये ट्रेजेक्टरी हमारी आ गई अर्थ पर। ठीक है भाई। अब ट्रेजेक्टरी बना लेते हैं दूसरे प्लेनेट पर। मान लो दूसरे प्लेनेट पर स्पीड थोड़ी कम थी लेकिन एंगल वही था, लेकिन फिर भी ट्रेजेक्टरी हमारी सेम आई। इस तरीके से अगर ट्रेजेक्टरी यहाँ एंगल थीटा है और स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, अगर ट्रेजेक्टरी सेम है तो दोनों की मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी। ध्यान रखना बच्चों, टाइम सेम होगा, टाइम सेम नहीं होगा t1 और यहाँ पर t2 अलग अलग होगा, बल्कि क्या सेम होगा, या तो हाइट सेम होगी और रेंज भी सेम होगी। तो या तो रेंज का फॉर्मूला इक्वेट करके हम फाइनल आंसर फाइंड कर सकते हैं, या हाइट का फॉर्मूला इक्वेट करके फाइनल आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट होती है हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर एक के लिए यू स्क्वायर है 5 स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा सेम है दोनों के लिए, डिवाइडेड बाई 2g, ये हम अर्थ के लिए ले रहे हैं। दूसरे प्लेनेट के लिए हम ले रहे हैं वेलोसिटी, यू की जगह 3 लेंगे क्योंकि वेलोसिटी 3 है, तो 3 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू जी पी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्शन एट दैट प्लेनेट। तो यहाँ पर 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया है, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भाई दोनों के ही सेम एंगल से प्रोजेक्ट किया गया था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेजेक्टरी को इरेज कर देता हूँ, दोनों को ही इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको जो मेन लॉजिक है वो तो समझ आ ही गया है। तो यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई 9.8 जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ पर, इक्वल हो जाता है 9/GP। तो GP की वैल्यू जो मेरे पास आती है वो आ जाती है 9 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 25। वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 981.8 साथ 88 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाती है। तो 9/8 और 981 88.2 डिवाइडेड बाई 5, 25 से 75, तो 3.5 के आसपास मेरा ये आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट द पोजिशन कोऑर्डिनेट x and y आर 2 मीटर 3 मीटर एट इक्वल टू 0, 6 मीटर 7 मीटर एट इक्वल टू 2 सेकेंड, 13 मीटर एंड 40 मीटर एट इक्वल टू 5। एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर फाइंड करना है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को केवल देखेंगे एवरेज वेलोसिटी में, क्योंकि हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम देखना होता है। तो मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहले पोजीशन थी हमारी यहाँ पर, जो कि थी हमारी 2-3 पॉइंट पर, मीटर में स्केल ले लेता हूँ तो मान लो ये 2-3 पॉइंट पर। दूसरी पोजीशन आती है हमारी फाइनल पोजीशन 13-14 पर, तो मान लो यहाँ पर हमारी 13-14 पर दूसरी पोजीशन आती है 13 एंड 14 पर। और टाइम ये t इक्वल टू 0 पर पोजीशन है और ये t इक्वल टू 5 सेकेंड पर पोजीशन है। तो दोनों में टाइम का डिफरेंस 5 सेकेंड है। तो सबसे पहले देख लेंगे x पोजीशन में कितना डिफरेंस आया है। तो डेल्टा x जो आएगा हमारा वो 13 - 2 यानी कि 11 आ गया। डेल्टा y डिफरेंस हमारा आएगा 14 - 3, ये भी हमारा 11 आ गया। तो Vx फाइंड करना है मुझे। Vx आ जाएगा डेल्टा x, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में डेल्टा x अपॉन t यानी कि 11/5। और Vy की बात कर लेता हूँ तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा t करेंगे तो ये भी 11/5 आ जाएगा। अब वेक्टर v की बात करूँगा तो यहाँ पर
जो यूनिट वेक्टर हैं उनकी मल्टीप्लाई करके रख दूंगा, तो 11/5 इंटू आई प्लस 11/5 इंटू जे आ जाएगा, जिसको कि मैं आसानी से लिख सकता हूँ 11/5 को कॉमन लेके आई प्लस जे की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। इस तरह से मेरा आंसर आ जाता है 11/5 इंटू आई प्लस जे, जो कि देखने पर मुझे फोर्थ ऑप्शन में नज़र आ रहा है और फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज़ 2i प्लस 3j। इस ए पर ऊपर की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 3j है और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 2i है। हमसे पूछा है द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। यानी कि प्रोजेक्टाइल अपना ग्राउंड पर आ चुका है, उस पर ग्राउंड पर आने पर वेलोसिटी कितनी होगी। ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो हमारी चेंज होती नहीं है। मान लो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए। ये मान लो हमारा कोई प्रोजेक्टाइल है और इस तरह से ये यहाँ पर आकर गिरा। अब यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ऐसा ही रहेगा। लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है वो ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी, यहाँ पर 0 हो जाएगी और यहाँ पर वो वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाता है नीचे भी उसी वेलोसिटी से वापस आता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर वर्टिकल वेलोसिटी पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में थी तो अब वर्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी। तो जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है 2i वो पॉजिटिव ही रहेगी, बल्कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारा आंसर आना चाहिए 2i माइनस 3j, जो कि हमारा इस बी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी, जो कि सेकंड ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कह रहा है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। और हाइट क्या होती, हाइट होती है साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ही क्वांटिटी इक्वल हैं, तो हमें एंगल बताओ, थीटा की वैल्यू बतानी है। तो बड़ा सिंपल है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर हम देखेंगे तो g से हमारा g कैंसिल हो जाता है, यू स्क्वायर से u कैंसिल हो जाता है। साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा को खोल के लिख लेते हैं, ओपन करके लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा फॉर्मूला लगा दिया। इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हम देखेंगे साइन थीटा से हमारा एक इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाती है और ये 2 इधर आ जाएगा। आप जब 2 बराबर के इधर लाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4 इक्वल्स टू साइन थीटा बटे कोस थीटा, जो कि आ जाता है हमारा टेन थीटा के बराबर। तो अगर टेन थीटा हमारा 4 आ गया है तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 4। अब आपको मेरे ख्याल से वैल्यू दिखाई दे रही है, फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 4 आ जाएगी और फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। इस तरह से बच्चों हमने वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी है लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके बच्चे, थैंक यू।